नमस्कार, गुड इवनिंग एंड वेलकम। देश के सबसे बड़े नेटवर्क पर आपके साथ मैं हूं मीना शर्मा। खबर वो नहीं है जो बताई जा रही है, खबर वो है जो छुपाई जा रही है। लगातार अगर हम ऐसा कहते हैं तो उसकी वजह भी सामने बार बार आती है। समाजवादी पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि अंदर खाने की खबरें बाहर नहीं आए, लेकिन अब नई खबर आ रही है कि बहू रानी ने भी बगावत का मन बना लिया है। पार्टी का टिकट मांगा जा रहा है। टिकट चुनाव जीतने के लिए, चुनाव हारने के लिए, ये एक अलग बहस का विषय हो सकता है कि घर के भीतर क्या चल रहा है, लेकिन इल्जाम भी वही लगा रही है जो चाल चरित्र और चेहरे का दावा करती है दूसरी पार्टी। उसका भी रुख करते हैं। पार्टी की सरकारों से ऐसे सवाल पूछने की हिम्मत नहीं जुटाती, हिम्मत कहें या फिर जुबान की फिसलन। ये बात कर रहे हैं हम दिग्गी राजा की। और रियो ओलंपिक से बड़ी खबर आ रही है। पीवी सिंधु ने सेमीफाइनल में अपना मुकाबला जीतकर बैडमिंटन वुमेन्स सिंगल के फाइनल में जगह बना ली है। इतिहास रचते हुए भारत के लिए रियो में गोल्ड मेडल की आस भी जगा दी है और फाइनल में पहुंचने वाली वो देश की पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। जीत की ये तस्वीर साफ बयां कर रही है कि रियो ओलंपिक में भारत की झोली में एक और पदक पक्का हो गया है। जी हां, रियो ओलंपिक में भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने इतिहास रचते हुए महिला सिंगल के खिताबी मुकाबले में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में मुकाबले में सिंधु ने जापान की नोजोमी ओकुहारा को सीधे गेमों में 21-19 और 21-10 से हराया। इस जीत के साथ ही सिंधु ने बैडमिंटन महिला सिंगल के फाइनल में जगह बना ली है। साइना नेहवाल के बाद रियो ओलंपिक में पीवी सिंधु ही भारत की एक आखिरी उम्मीद थी जो बैडमिंटन में भारत को पदक दिला सकती थी, और सिंधु ने अपने देशवासियों को निराश नहीं किया और अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए सेमीफाइनल मुकाबले में जापान की नोजोमी ओकुहारा को सीधे गेमों में मात दी। ओलंपिक बैडमिंटन फाइनल में पहुंचने वाली सिंधु पहली महिला शटलर हैं। उनसे पहले साइना नेहवाल ने लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। क्वार्टर फाइनल में वर्ल्ड नंबर 2 और लंदन ओलंपिक की रजत पदक विजेता वांग यहान को हराने के बाद पीवी सिंधु के हौसले बुलंद थे। शायद यही वजह है कि यह हौसला पूरे मैच में दिखा और सिंधु ने एक तरफा जीत हासिल की। टीवी स्क्रीन पर नजर गड़ाए बैठे सिंधु के माता पिता भी इस स्मैश के बाद खुशी से झूम उठे, जिसने रियो ओलंपिक में नई इबारत लिख दी। So happy today. 3 cheers to Gopi and Sindhu. Hip hip! Hip hip! Hip hip! I request now Auntie to speak. We are very happy for Sindhu and Gopi. They did a wonderful job, and we are very happy. Like all of you are, I think everybody is happy in the country. इस जीत पर जहां पूरा भारत जश्न मना रहा है, वहीं उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया है। नेता हो या अभिनेता, सभी सिंधु को रियो के फाइनल में पहुंचने की बधाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर पीवी सिंधु को बधाई दी है। शानदार प्रदर्शन, आपने भारत को गौरवान्वित किया है। फाइनल के लिए बेस्ट ऑफ लक। रियो ओलंपिक्स के अंदर आज बैडमिंटन में जिस तरह से उनकी जीत हासिल हुई है, वो उनकी मेहनत और उनके आत्मविश्वास को बताती है। अभिनेता अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर पीवी सिंधु के लिए कहा, आपने बोलने वालों की बोलती बंद कर दी। कर्म बोलता है और कभी कभी वो कलम को भी हरा देता है। बधाई। इतना ही नहीं, IOC की मेंबर नीता अंबानी ने भी सिंधु को फाइनल में पहुंचने पर बधाई दी है। Absolutely, the power of our Indian girls and they coming on world stage, and this shows what great potential Indians have in sports. More power to our girl children, and let's all work together to make India a multi-sport nation. बहरहाल खिताबी मुकाबले में सिंधु का मुकाबला स्पेन की कैरोलिन मारिन से होगा और देखना होगा कि क्या सिंधु भारत की झोली को गोल्ड से भरेगी या फिर सिल्वर मेडल भारत को मिलेगा। देश की बात के लिए ईटीवी नेटवर्क। खबरें देश में और भी हैं, दिखाएंगे आपको, लेकिन इस वक्त रुख करते हैं देश की आज की सबसे बड़ी खबर। टेलीविजन स्क्रीन पर जिस खबर ने आज सबसे ज्यादा वक्त लिया, वो देश की एक बेटी का था। वो क्या था और उसके आसपास कौन से सवाल खड़े हुए आज दिन भर, उन पर भी हम चर्चा करते हैं। एक
अगर कहें नजर डालते हैं। जी हां, रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर भारतीय पहलवान साक्षी मलिक ने मेडल रॉट को खत्म किया। दरअसल इस बार ओलंपिक के लिए खास तैयारियों का दावा किया गया था, मगर पिछली बार से भी इस बार रिजल्ट अब तक खराब है। हालांकि सरकार की तरफ से सबसे बड़ी टीम ओलंपिक में शामिल है। पैसे के मामले में भी इस बार का बजट पहले से ठीक ठाक बढ़ा है, मगर मेडल के मामले में पिछड़ा। आखिर क्यों? देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ये खुशी, ये जश्न और पूरे दिन देश भर की सुर्खियां हर हिंदुस्तानी के लिए मानो बुधवार की रात एक नया सवेरा लेकर आई। जब हम और आप सो रहे थे तो देश की बेटी रियो में इतिहास रच रही थी। हरियाणा के रोहतक की रहने वाली साक्षी मलिक ने रियो ओलंपिक में 58 किलो कैटेगरी की फ्री स्टाइल कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीता। ये इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि भारत के खाते में अब तक कोई मेडल नहीं आया था। खेलों के महाकुंभ ओलंपिक में जो देश जितना ज्यादा पदक हासिल करता है, खेल की दुनिया में उसकी साख उतनी ही ज्यादा होती है। मेडल हासिल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा इवेंट्स में भाग लेना जरूरी होता है। खैर, फिलहाल तो सिंगल ब्रॉन्ज मेडल का जश्न मनाते हैं। खुशी जी पर बात कर रहा है, साक्षी मलिक ने आज बात का बहुत ऊंचा नाम किया, हरियाणा ऊंचा नाम किया। सुल्तान आदमी जो इंडिया जिस मेडल के लिए एक सूखा पड़ा था, वो आज इंडिया की बेटी ने एक मेडल दिलवा दिया। खेल जगत का सबसे बड़ा स्टेज यानी ओलंपिक, जहां हर देश के एथलीट का सपना पोडियम तक पहुंचने का होता है, मेडल जीतकर देश का मान रखने का होता है। लेकिन खेलों के इस महाकुंभ में 12 दिन बीत चुके। कई नामी खिलाड़ियों के होते हुए भी 11 दिन तक भारत की झोली खाली रही। मेडल के नाम पर मायूसी रही। सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हुआ? था कि मेडल्स नहीं आ रहे। मेरा भी कहीं ना कहीं ये था कि अभी तक इंडिया ने मेडल मतलब की शुरुआत नहीं की है, तो मैंने आज ये करके दिखाया। मुझे बहुत ज्यादा मतलब मेरे लिए आज तक की बेस्ट फीलिंग ऐसा ही है। पिछले दिनों की कुछ खबरों पर निगाह डालें तो रियो में कांस्य पदक से चूके अभिनव बिंद्रा ने भारतीय व्यवस्था पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया था, ब्रिटेन ने हर पदक पर 55 लाख पाउंड खर्च किए हैं। इतनी मात्रा में निवेश किए जाने की जरूरत है। जब तक देश में व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया जाएगा, तब तक पदक की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। आज अभिनव बिंद्रा का ये ट्वीट हम आपको क्यों बता रहे हैं। दरअसल रियो ओलंपिक में 207 देशों के 10,000 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। 5 अगस्त से शुरू हुआ खेलों का महाकुंभ 21 अगस्त को खत्म होगा। हिंदुस्तान से 15 कैटेगरी के 68 इवेंट्स में 119 खिलाड़ी शामिल हैं। भारत सरकार ने ओलंपिक के लिए 125 करोड़ रुपए अलॉट कर रखे हैं। ओलंपिक गए हर खिलाड़ी पर 30 लाख से 1 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन हम मेडल को तरस रहे हैं। हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है, पैसा है, जनसंख्या है, उससे क्या होता है। हमारे यहाँ खेल का वातावरण नहीं है, माहौल नहीं है, स्कूलों के पास मैदान नहीं है, खेलने को कोई प्रोत्साहन नहीं है। प्राइमरी, इंटरमीडिएट स्कूल, इंटर हाई स्कूल चुना चाहिए। जब कॉलेज तक आते तो हमारा कंपटीशन फिर खत्म हो जाता था। आज वो सारे टूर्नामेंट बंद हो चुके हैं। ये हाल दूसरे स्टेट्स का है। सवाल उठता है क्यों? दरअसल भारत में कुल 11 स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जिसे साई कहते हैं। साई की जिम्मेदारी है ओलंपिक के हीरो तैयार करना। भारत में 1592 करोड़ रुपए खेल बजट है, जिसमें 381 करोड़ रुपए साई सेंटर के लिए अलॉट हैं। यहाँ खिलाड़ियों की फ्री कोचिंग की जाती है। फिर क्या वजह है कि ओलंपिक में हम इतने पिछड़े हुए हैं? अगर कारणों पर नजर डालें तो हकीकत ये है कि हमारे देश में खेल कभी भी प्राथमिकता नहीं बन पाए। पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, होगे खराब। ये आपने हमेशा सुना होगा। खेल हमेशा पढ़ाई के बाद है। जहां है उनके पास सुविधाएं नहीं है। जो किसी तरह जाते हैं कोचिंग सेंटर तक, वहां साई में उनके साथ सही सलूक नहीं होता है। ऊपर से खेल संस्थाओं में इतना जबरदस्त भ्रष्टाचार है कि खिलाड़ियों तक पहुंच नहीं पाता।
उसके बाद क्रिकेट की अति लोकप्रियता ने दूसरे खेलों की कद्र नहीं की। संसदीय पैनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा खेल पर किया जाने वाला कुल खर्च 3 पैसे प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। तो अंदाजा लगाइए अभिनव बिंद्रा की पीड़ा का। ये बात हम आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हरियाणा सरकार से लेकर देश के प्रधानमंत्री ने करोड़ों की बौछार की तो साक्षी मलिक का भरोसा भी बढ़ाया। लेकिन अगर ये भरोसा साल के 365 दिन बढ़े तो शायद मेडल की बौछार कुछ ज्यादा हो। उसके बाद न हमें इमोशनल देशभक्ति के ट्वीट करने पड़ेंगे और ना ही मनोबल बढ़ाने के औपचारिक प्रयास। अगर देश में ओलंपिक से मेडल लाने हैं तो ओलंपिक फंड बनाना होगा, उसे खर्च करने के लिए रोड मैप तैयार करना होगा, बचपन से टारगेट तय कर ओलंपिक की तैयारी करानी होगी। वरना हर 4 साल पर 1.25 अरब से ज्यादा की आबादी वाला देश मेडल को यूं ही तरसता रहेगा। देश की बात के लिए ईटीवी नेटवर्क। तो आज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश सब राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने ऐलान किया और राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने ही नहीं, खेल संगठनों ने, रेल मंत्रालय ने और पता नहीं कहां से तोहफों की बौछार हुई। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये साल के 365 दिन लगातार बना रहे तो शायद कई सारी साक्षी मलिक हम खड़ी कर सकते हैं हमारे आसपास। बहरहाल अगली खबर का रुख करते हैं, वो जुड़ी हुई है देश की सरकार से। जी हां, केंद्र सरकार के 2 मंत्रियों से जुड़ी हुई खबरों ने आज सत्ता के गलियारों में कई सारे सवाल किए। कौन से वो 2 मंत्री हैं और कौन से सवाल, देखिए इस रिपोर्ट में। मैं स्मृति जुबिन ईरानी ईश्वर की शपथ लेती हूँ, भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। दुनिया के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र में दुश्मनों के दांत खट्टे करने वाले सियाचिन ग्लेशियर में तैनात जवानों के लिए आज का दिन खास हो गया, क्योंकि राखी बांधने के लिए खुद स्मृति ईरानी पहुंची थी। लेकिन जांबाज भाइयों को दुश्मनों से बचाने की दुआ करने वाली स्मृति खुद को विवादों से महफूज नहीं रख पा रही। सूत्रों की माने तो 22 जून को केंद्र सरकार से मिले 6000 करोड़ के टेक्सटाइल पैकेज को लेकर अधिकारियों की मौजूदगी में ही वो कपड़ा मंत्रालय की सबसे वरिष्ठ सचिव रश्मि वर्मा से उलझ बैठी। हालात इस कदर कसीदा हो गए कि मामले में पीएमओ को दखल देना पड़ा। सूत्रों के मुताबिक स्मृति इस बात से बेहद नाराज हैं कि विभाग से जुड़ी फाइल सीधे उनके पास नहीं पहुंचती, बल्कि सचिवों की टेबल से गुजर कर आती है। लेकिन लोगों के जहन में ये सवाल है कि अमेठी के रण में राहुल गांधी से मुकाबले को उतारा हुआ स्मृति ईरानी का चेहरा और मानव संसाधन विकास मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय आखिर इतनी बड़ी जिम्मेदारियों के बाद उनकी पकड़ ढीली क्यों हो रही है। जानकारों की माने तो बीजेपी आलाकमान और सरकार में बैठे ओहदेदारों को संघ के सहसर कार्यवाहक डॉक्टर कृष्ण गोपाल से स्मृति की नजदीकियां खटक रही थी। शुरुआत में स्मृति ईरानी से नाखुश दिखने वाला संघ जेएनयू और हैदराबाद यूनिवर्सिटी प्रकरण में उनकी भूमिका से बेहद खुश हुआ था और वामपंथी विचारधारा के खिलाफ संसद से सड़क तक लोहा लेने के उनके अंदाज का कायल भी हुआ। संघ परिवार के सूत्रों का कहना है कि स्मृति ईरानी से एचआरडी मंत्रालय वापस लेकर कपड़ा मंत्रालय दिए जाने की बाबत प्रधानमंत्री ने आरएसएस नेतृत्व से कोई चर्चा नहीं की। संघ सूत्रों के मुताबिक एचआरडी मंत्री के लिए सुझाए गए सभी नाम अमित शाह ने तय किए थे। सूत्रों का दावा है कि स्मृति ईरानी ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की अल्पसंख्यक मान्यता को खत्म किए जाने के मामले में भी आरएसएस की राय के मुताबिक तेजी से काम किया था और कैबिनेट फेरबदल के महज 4 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में सरकार के हलफनामे को जमा किए जाने का रास्ता साफ कर दिया था। सूत्रों का दावा है कि तेजी से काम करने के चलते ही कई बार बीजेपी के कद्दावर नेताओं के आंख की किरकिरी भी वे बन गई थी। बीजेपी ने जब उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर का रास्ता दिखाया तब ये साफ हो गया था कि उनकी कार्यशैली पार्टी आलाकमान को रास नहीं आ रही है। सीरियल की आदर्श बहू को सियासत की सास बनाने की कवायदों के बीच मोदी सरकार के एक और कद्दावर मंत्री की नब्ज टटोली जा रही है। सूत्रों की माने तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा की कुर्सी भी खतरे में है। यही नहीं, जिन लोगों ने महेश शर्मा को मंत्री बनाने की सिफारिश की थी वो भी पीएम मोदी की रडार पर हैं।
जानकारों के मुताबिक 2 बार तिहाड़ जेल की हवा खा चुके पावर ब्रोकर अशोक चतुर्वेदी से भी डॉक्टर शर्मा के गहरे रिश्ते हैं और नोएडा लैंड स्कैम में नीरा यादव के साथ महेश शर्मा का नाम भी उछला था। लेकिन हाल ही में आईबी की रिपोर्ट से ये साफ हुआ कि राजनाथ सिंह के बेटे पंकज को बदनाम करने की साजिश के सूत्रधार भी डॉक्टर शर्मा थे। खबरों के मुताबिक शर्मा ने ही ये दुष्प्रचार करवाया था कि पंकज सिंह दिल्ली पुलिस में ट्रांसफर पोस्टिंग का काम देख रहे हैं और 2014 के लोकसभा चुनाव तक अपने हॉस्पिटल में लोगों का इलाज करने वाले डॉक्टर महेश शर्मा अचानक से सत्ता के शीर्ष में इसलिए पहुंच गए क्योंकि उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और डॉक्टर कृष्ण गोपाल से लेकर कई बड़े संघी नेताओं को खुश किया था। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को डॉक्टर शर्मा का कच्चा चिट्ठा अब मिल गया है और सूत्रों का दावा है कि अब उनका कद भी कम किया जा सकता है। कल तक स्मृति ईरानी पार्टी, संघ और सरकार सबकी चहेती थी। डॉक्टर साहब का रुतबा भी बड़े बड़ों पर भारी था, लेकिन पासा कैसे पलट गया? जानकारों की माने तो स्वयंभू गौरक्षकों पर पीएम मोदी के बयान से हिंदूवादी संगठन बौखलाए हुए हैं और इन संगठनों को संघ की भी सहानुभूति हासिल है। ऐसे समय में संघ प्रिय मंत्रियों की मुश्किलें बढ़नी लाजमी है। देश की बात के लिए ईटीवी नेटवर्क। देश की बात में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन हमारे देश में राजनेताओं के बयानों पर कड़ी नजर रहती है। बयानों ने बहुतों की कुर्सी भी छीनी है, लेकिन फिर भी जुबान है, निकल जाए तो क्या करे। यही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह दिन भर सोचते रहे। लेकिन एक सवाल ये भी उठा कि कहीं ये बात का बतंगड़ बनाना तो नहीं था, जब दिग्गी राजा ने तुरंत ही उस बात को ठीक कर लिया था। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह हमेशा से विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। कुछ दिन की शांति के बाद अचानक उनका कोई ऐसा बयान सामने आता है जो बखेड़ा खड़ा कर देता है और वो अपने आप सुर्खियों में आ जाते हैं। इस बार भी उन्होंने बयान में नए शब्द का इस्तेमाल किया और वो था IOC यानी इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर या फिर भारत अधिकृत कश्मीर। अब ऐसा बयान दिया था तो बवाल भी तय ही था, लेकिन दिग्गी पलटी खाने में भी एक्सपर्ट है। कह दिया कि वो कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा मानते हैं और उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। पहले हम लोग अगर विश्वास पैदा करना है कश्मीर में, चाहे इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर हो या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हो, अगर यहाँ पर विश्वास लोगों के मन में कायम करना है तो बातचीत के जरिए से ही हो सकता है। ऐसा नहीं है। कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया और इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया होने के नाते जो महाराज हरि सिंह जी कश्मीर ने पूरा कश्मीर हमारे साथ मिलवाया था, लेकिन ऐसी परिस्थितियां उस समय बनी जिसकी वजह से ये बात आई। तो इसलिए जो हिंदुस्तान में हमारा कश्मीर है, जो कि हमारा हक है, कश्मीर ऑक्यूपाइड पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा हक है, उसमें कश्मीर और कश्मीरियत पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अब ऐसे मौके पर भला बीजेपी हमला करने से कैसे चूक जाती, तो उसने कांग्रेस को आत्ममंथन की सलाह दे दी। साथ ही कांग्रेस की नीयत पर भी सवाल खड़े कर दिए, जबकि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बचाव में खड़े हो गए और कहा कि दिग्विजय ने गलती मान ली है तो उन्हें बख्श दिया जाए। नहीं, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी न करते हुए मैं मात्र ये कहूंगा कि कहीं न कहीं आत्ममंथन की आवश्यकता है और जैसा कि ये निर्णय किया गया है कि जम्मू कश्मीर के विषय को लेकर के और पाकिस्तान की तरफ क्या रवैया रहना चाहिए, उसको लेकर के सर्वसम्मति से एक रुख होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हर राजनीतिक दल को, कांग्रेस को भी मंथन करने की आवश्यकता है ताकि उनकी नीति में स्पष्टता आए और नीयत में भी स्पष्टता आए। अगर कोई कश्मीर पर जबरन कब्जा बनाए है तो वो पाकिस्तान है, जिस हिस्से को हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। और दिग्विजय सिंह जी का इस प्रकार का ना कोई मंशा थी ना मायना था। उन्होंने अपनी भूल सुधार ली। मुझे नहीं लगता इसको ज्यादा तूल देने की आवश्यकता है।
दिग्विजय सिंह का ऐसा बयान देना कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि कश्मीर का मसला देश की आत्मा से जुड़ा मसला है। ऐसे में उनके इस बयान की चारों ओर फजीहत हो रही है। हालांकि दिग्विजय सिंह ने भी भूल की बात मानी है, लेकिन इतना तय है कि जब आपकी जबान फिसलने से असर पड़ता है तो आपको हमेशा सोच समझकर बयान देने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ATV न्यूज। मुंबई के हीरानंदानी अस्पताल में हुए किडनी रैकेट कांड में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस की माने तो किडनी रैकेट चलाने वाले गोरख धंधे के लिए कोड वर्ड्स का इस्तेमाल करते थे। देखिए कैसे जीवन बचाने की शपथ लेने वाले जीवन लेने का काम कर रहे थे। मुंबई के हीरानंदानी अस्पताल में हुए किडनी कांड में आरोपी डॉक्टर्स को तो कोर्ट से राहत मिल गई है, लेकिन पुलिस ने ऐसा खुलासा किया है जिसे सुनकर आपके होश भी फाख्ता हो जाएंगे। पुलिस के मुताबिक किडनी की खरीद फरोख्त के लिए रैकेट के लोग कोड वर्ड्स का इस्तेमाल करते थे। अब आपको बताते हैं कि उनके ये कोड वर्ड्स थे क्या। इनकी भाषा में राजमा का मतलब किडनी होता था, क्योंकि राजमा को अंग्रेजी में किडनी बीन्स कहते हैं। सॉस का मतलब ब्लड ग्रुप था। यहां सॉस मतलब टोमेटो केचप था, जो खून जैसा होता है। थाली का मतलब डॉक्यूमेंट्स था। मतलब होता था कि क्या फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं। शेफ का मतलब डॉक्टर होता था। मेहमान का मतलब किडनी का खरीदार। बनिया का मतलब किडनी बेचने वाला। डिलीवरी बॉय का मतलब एजेंट था। स्वाद का मतलब मुनाफा था। खाना बनाना मतलब किडनी ट्रांसप्लांट करना था। किचन का मतलब अस्पताल था, जहां किडनी ट्रांसप्लांट की जानी हो। साफ है कि बेहद शातिर अंदाज में इस पूरे नेटवर्क को चलाया जा रहा था। अब आपको बताते हैं कि ये आपस में बात कैसे करते थे। एक मेहमान है जिसके लिए राजमा पकाना है। अगर कोई बनिया नजर में हो जो सस्ते में राजमा दे दे, तो मुंबई के किचन का एक शेफ तैयार है। थाली की चिंता मत करो, स्वाद अच्छा होगा। इस किडनी रैकेट कांड में अस्पताल के सीईओ और मेडिकल डायरेक्टर समेत 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें कुछ को जमानत भी मिल चुकी है। लेकिन अब ये कोडवर्ड सामने आने के बाद मामले में पुलिस को और अहम सुराग मिलने की उम्मीद है। मुंबई से ETV न्यूज के लिए प्रशांत पांडे की रिपोर्ट। भारतीय सेना की पहचान है अनुशासन, और अनुशासन की बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते हैं। लेकिन आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग के एक बयान ने भारत में चली आ रही इस परंपरा को लांघा है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने एफिडेविट में सुहाग ने कहा है कि आर्मी चीफ रहते हुए VK सिंह ने उनका प्रमोशन रोकने की कोशिश की थी, और ये पहली बार है जब किसी आर्मी चीफ ने पूर्व आर्मी चीफ पर इस तरह से आरोप लगाए हैं। आर्मी चीफ दलबीर सुहाग और इसके पहले आर्मी चीफ और फिलहाल केंद्रीय मंत्री VK सिंह फिर से आमने सामने आ गए हैं। वजह है दलबीर सुहाग की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया उनका एफिडेविट, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि आर्मी चीफ रहते हुए VK सिंह ने उनका प्रमोशन रोकने की कोशिश की थी। सुहाग के एफिडेविट के मुताबिक 2012 में मुझे तब के आर्मी चीफ जनरल VK सिंह ने रहस्यमय तरीके से बुरी मंशा और दंड देने के इरादे से निशाना बनाया था। इसका मकसद आर्मी कमांडर की पोस्ट के लिए मेरा प्रमोशन रोकना था। मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगाने की साजिश की गई और शो कॉज नोटिस दिया गया। मुझ पर गैर कानूनी तरीके से अनुशासन और सतर्कता पाबंदी लगाई गई। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी आर्मी चीफ ने पूर्व आर्मी चीफ पर इस तरह से पब्लिकली आरोप लगाए हों। अब आपको बताते हैं कि दलबीर सुहाग ने यह एफिडेविट क्यों दाखिल किया। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल रवि दस्ताने ने सुहाग की नियुक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। दस्ताने का आरोप है कि इंक्वायरी और बैन के बावजूद सुहाग को 2014 में उनसे पहले आर्मी कमांडर बना दिया गया। उन्हें तब के आर्मी चीफ विक्रम सिंह के करीबी होने का फायदा मिला, जबकि दस्ताने की माने तो उन्हें आर्मी कमांडर बनाया जाना चाहिए था। इसी याचिका के जवाब में सुहाग ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि दलबीर सुहाग ने VK सिंह पर ऐसे आरोप क्यों लगाए हैं। साल 2012 में VK सिंह ने सुहाग पर बैन लगाया था। उस वक्त कमांड और कंट्रोल की नाकामी का हवाला दिया गया था। जोरहट में ऑपरेशन के लिए सुहाग के खिलाफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू हुई थी।
बाद में नए आर्मी चीफ विक्रम सिंह ने सुहाग के ऊपर से बैन हटा दिया था। उन्हें ईस्टर्न कमांड की जिम्मेदारी दी गई थी। दलबीर सुहाग ने एफिडेविट में जोरहट ऑपरेशन मामले पर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि दीमापुर बेस के कमांडिंग अफसर रहते हुए वे लीव पर थे। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब इन दोनों के बीच की तल्खी सामने आई हो, लेकिन इतना जरूर है कि इन दोनों के बीच आरोपों का जो दौर चल रहा है उसे किसी भी हाल में मुनासिब नहीं ठहराया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। हम हमेशा कहते हैं कि देश की बात बेटियों के सम्मान के बिना अधूरी है। आज इस बात को सच साबित किया है रोहतक की साक्षी मलिक ने। इस बार के ओलंपिक की जब भी चर्चा होगी तो सबसे ज्यादा सलामी दी जाएगी रेलवे की इस क्लर्क साक्षी को, जो डीटीसी में कंडक्टर पिता और आंगनबाड़ी सुपरवाइजर मां की बेटी है। 7 साल की उम्र से अखाड़े में जाना शुरू किया था और गीता फोगट को इंजरी होने की वजह से ओलंपिक में जाने का मौका मिला, नहीं तो हो सकता है ओलंपिक में जगह भी नहीं मिलती। लेकिन आज ये बेटी देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। देश की बात में आज मेरे साथ इतना ही, लेकिन इस कार्यक्रम को अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं, हमारे Facebook पर लाइव देख सकते हैं, प्रदेश 18 की वेबसाइट पर अपने सुझाव दे सकते हैं, अपने आसपास की खबरों को हमसे साझा कर सकते हैं। इस वक्त मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।